गंदम की रोटी, चावल, आलू और पास्ता ये वो ग़िज़ाएँ हैं कि जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर ये कार्बोहाइड्रेट हैं और स्टार्चेज़ हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स किस्म की शुगर्स हैं, जिनको पकाने के बाद ये जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर के लेवल को ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यूँ तो आम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, मगर शुगर के मरीज़ इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो एक एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इन ग़िज़ाओं को ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देंगे। यानी हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसको कुकिंग कूलिंग मेथड कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंट स्टार्चेस की मिकदार 40 से 50% बढ़ जाती है इन ग़िज़ाओं में। इससे न सिर्फ शुगर कंट्रोल हो जाती है, बल्कि शुगर बाज़ सूरतों में कम हो जाती है। वो कैसे होता है, आगे देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि स्टार्चेज़ को इस्तेमाल करना शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। वैसे तो ये आम लोगों के अंदर भी शुगर की मिकदार को बढ़ा देते हैं, लेकिन आम लोगों में इंसुलिन जो होती है वो नॉर्मल काम करती है, इसलिए उनकी ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती है। मगर शुगर के मरीज़ों में ऐसा नहीं होता है और शुगर काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन जदीद साइंस ने ये बताया है कि अगर हम इन स्टार्चेज़ को रेजिस्टेंट स्टार्चेज़ में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो बांड होते हैं इनको अमाइलोज़ और अमाइलोपेक्टिन बांड कहते हैं, जो मुख्तलिफ ग्लूकोज मालिक्यूल के दरमियान होते हैं, तो उस तरीके से शुगर के मरीज़ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पास्ता है, जिसमें आलू हैं, चावल हैं और गंदम की रोटी है। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि शुगर के मरीज़ आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर मैं कुछ स्टडीज़ आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें कुछ स्टडीज़ जो हैं वो ये बताती हैं कि चावल को अगर हम एक ख़ास तरीके से पकाएं, उसको ठंडा करें, तो वो RS3 यानी कि रेजिस्टेंट स्टार्च 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या टेक्निक है ये कि आपको बताता हूँ। उस तरीके से चावल तैयार करने से रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है, यानी कि जेलेटिनाइजेशन होती है। पहले ये जेलेटिन में कन्वर्ट होता है, फिर इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो रीअलाइन होते हैं, जो इसके स्टार्च के मॉलिक्यूल हैं वो रीअलाइन होते हैं और इसको रिट्रोग्रेडेशन कहते हैं। यानी कि जो बॉन्ड हैं मुख्तलिफ शुगर के दरमियान वो डबल हो जाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये जो शुगर है ये एकदम आपके ब्लड में नहीं जा सकती। ये बिल्कुल फाइबर की तरह काम करती है। अब जब फाइबर की तरह काम करती है तो उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसके अलावा इस स्टडीज़ में ये बताया गया है कि रेजिस्टेंट स्टार्चेस जो चावलों के अंदर होते हैं, उनकी मदद से हम पोस्ट पेरेंडियल शुगर, यानी कि खाने के बाद जो शुगर ब्लड में होती है, वो 40 से 50% तक कम कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि अगर आप आलू, उबले हुए आलू या उनको आप चिप्स बना के खाएँ, दोनों सूरतों में रेजिस्टेंट स्टार्चेस की मिकदार 35% से 40% तक बढ़ जाती है और शुगर को बढ़ाने की जो कैपेसिटी है इनकी, वो 40% तक कम हो जाती है। कुछ हालिया जो स्टडीज़ हैं जिनमें ये बताया गया है कि रेजिस्टेंट स्टार्च 3 यानी कि RS3 टेक्निक से बनाई हुई चावल, गंदम की रोटी, पास्ता और बाकी भी तमाम स्टार्चेज़ वो पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज को कम कर देते हैं, यानी कि खाने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है। और इसके साथ साथ न सिर्फ कम हो जाता है, बल्कि जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं या गोलियां खाते हैं शुगर के लिए, उनमें शुगर की मिकदार कम हो जाती है, बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया में ये लोग चले जाते हैं। तो ये जो स्टडीज़ हैं ये CGM पे बेस्ड हैं, यानी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे बेस्ड है। ये पिछला जो प्रोग्राम में तो मैंने किया था रेजिस्टेंट स्टार्चेस पे, उस पर कुछ लोगों ने ये सवाल मुझसे किया था कि CGM स्टडीज़ आप कुछ पेश करें और या CGM करके बताएं कि यानी ग्लूकोज को मॉनिटर करके बताएं, ख़ुद इस्तेमाल करें कि किस हद तक ग्लूकोज की जो ब्लड में इजाफा है वो किस हद तक कम हो जाता है। तो मैंने ये 3-4 स्टडीज़ पेश कर दी हैं। आप इनको डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। नाज़रीन, आलू, चावल, गंदम की रोटी और पास्ता, इन तमाम को जो बनाने की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसमें ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। और तमाम जितने भी स्टार्चेज़ हैं जिसको रेजिस्टेंट स्टार्चेज़ में कन्वर्ट होते हैं, मखसूस तरीके से पकाने में, उनको ठंडा करने में, दोबारा गर्म करने में और फिर ठंडा करने में, और अगर आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो वो ये स्टार्चेज़ और बढ़ जाते हैं। इनके क्या फ़ायदे हैं? इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो ये होता है कि ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि
आपकी जो खुराक है वो एकदम से आपके छोटी आंत में नहीं जाती और आपके भूख जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्चेज जो होते हैं चावलों के और गंदम के और आलूओं के, वो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे फाइबर होता है, GLP-1 एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं और लेप्टिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। जी वो हार्मोन जो कि आपकी भूख को कम करता है, उसकी मकदार जिस्म में बढ़ जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर आप फैटी लिवर हैं तो फैटी लिवर वो ख़त्म हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बाइल सॉल्ट्स हैं उनकी मकदार बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल मज़ीद कम हो जाता है। जो गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे आंत में, जिनको माइक्रोबायोम कहते हैं, बड़ी आंत में, वो बढ़ जाते हैं। उनके बढ़ने की वजह से ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल और कम हो जाता है। गुड बैक्टीरिया जो हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं हमारे बड़ी आंत में, वो सेरोटोनिन और डोपामीन के जो हार्मोन है जो हमारे दिमाग पे बराह रास्त असर करते हैं, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं, उनकी मकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी तादाद को बहुत बढ़ा देते हैं मुख्तलिफ सेल्स में, ख़ासतौर पर दिमाग के सेल्स में, दिल के सेल्स में और मसल पट्ठों में भी बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। दिल की नालियाँ हैं वो साफ़ रहती हैं चूँकि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसके अलावा दिल की ताकत बहुत बढ़ जाती है, दिल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे सेल्स के अंदर जो पावर सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं रेजिस्टेंट स्टार्चेस के, जो कि हमें चावलों से, आलूओं से, पास्ता से और गंदम के इस्तेमाल से मिलते हैं। तो इन चीज़ों को अब शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा, शुगर भी बढ़ेगी नहीं, कम होगी, शुगर इससे कंट्रोल होगी। इसलिए अब आप बाजरा और जौ और इस तरह की दूसरी जितनी रोटियां हैं उनको आप एक तरफ रखें और इसको इस्तेमाल करें। हाँ, बहुत मखसूस हालात में अगर आप ये महसूस करते हैं कि इनसे आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद आपको बाजरा और जौ की रोटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। रनिंग स्टडीज़ के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो हैं, जैसे चावल हैं, गंदम की रोटी है, पास्ता है और आलू हैं, इनका जो EGL वैल्यू है और इनकी जो GI है, यानी जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं और एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, वो कम हो जाता है। यानी कि शुगर, इनकी जो बढ़ने की ताकत है वो 50% से भी कम हो जाती है। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छे मेथड है, इनको ज़रूर इस्तेमाल करें इस तरीके से। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ दवाओं पे हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा भी कर लें। नाज़रीन, जो गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं जब उनको फ़ाइबर मिलता है। यानी कि फ़ाइबर जो कि आलू से, चावल से आता है, जो रेजिस्टेंट स्टार्चेज आते हैं वो बिल्कुल फाइबर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जिसमें बीटा रेट है, प्रोपिनेट है, एसीटेट है। ये तीनों जो हैं ये हमारे लिवर में जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करते हैं, ये फैटी लिवर का ख़ात्मा कर देते हैं, बाइल सॉल्ट्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन में और कमी आ जाती है और शुगर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती है। और हमारे जो छोटी और बड़ी आंत की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, एब्जॉर्ब वहाँ से जो इंतज़ाम है बड़ा बेहतर हो जाता है खुराक का, और उनकी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको रोटी बनाने का तरीका रेजिस्टेंट स्टार्चेस के तरीके से, यानी कुकिंग कूलिंग, रोटी बनाने का तरीका, चावल बनाने का तरीका, इसके अलावा बहुत से लोगों से मुझसे सवाल किया था कि जो आलू होते हैं, आलू के चिप्स, वो किस टेक्निक से बनाए जाते हैं, मैं वो भी आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा उबले हुए आलू जो होते हैं, आलू को उबाल के कैसे इस्तेमाल करना है रेजिस्टेंट स्टार्च मेथड से, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। आज आपको तमाम मेथड में समझा दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं रोटी। वो रोटी गंदम की रोटी कि जो कि आपके जिस्म में शुगर को नहीं बढ़ाएगी, 40 से 50% कम शुगर को बढ़ाएगी, और जो बढ़ाएगी वो बहुत स्लो तरीके से बढ़ाएगी। और अगर आप साथ फैट इस्तेमाल करें, जैसे देसी घी या अंडा इस्तेमाल करते हैं या दालें इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, तो ये तकरीबन 90% तक इसकी एब्जॉर्प्शन शुगर की वो कम हो जाती है और ये बिल्कुल फाइबर की तरह फिर ये काम करेगी। न सिर्फ कि नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज आपको रोटी बनाने का तरीका, गंदम के आटे की रोटी बनाने का तरीका बताऊँगा, और ये शुगर के मरीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि सबसे पहले आप रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे, तो हर रोटी के लिए आप 2 चम्मच जौ का आटा या जेवी का उस आटा, इसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, इसमें घी या तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसको तैयार कर लें और उसके बाद इसको हल्की आंच पर आप पका लें, इतना पका लें कि ये ब्राउन हो जाए, लेकिन इसको जलाना नहीं है। पकाने के बाद आप इसको
30 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें इस रोटी को, और उसके बाद उसको फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख दें। फ्रिज में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको फ्रिज के दरमियाने हिस्से में रखें, क्योंकि फ्रिज के दरमियाने हिस्से में जो टेम्परेचर होता है वो 4 सेंटीग्रेड होता है, जो कि हमें चाहिए। ऊपर वाला जो होता है वो 4 से कम होता है, वो 0 टेम्परेचर होता है, और नीचे वाले पोर्शन में 8 सेंटीग्रेड होता है, जो कि और भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमें इसको 4 पे रखना है 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब आपको ज़रूरत होगी आप इसको निकालेंगे, निकाल के उसको हल्के तरीके से 20-30 सेकंड के लिए आप तवे पे गर्म कर सकते हैं, या इसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आप दाल के साथ या किसी भी प्रोटीन के साथ, अंडे के साथ या देसी घी वगैरह के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आप की शुगर को नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरा जो तरीका है वो चावल बनाने का तरीका है। जी, चावल एक बहुत मकबूल ग़िज़ा है, जो कि पूरे सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में भी, इंडिया में, बांग्लादेश में और इस इलाके के तमाम मुल्कों में इस्तेमाल होता है, चाइना में भी इस्तेमाल होता है। चावल जो है वो बहुत एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि बहुत आपको, जैसे कि आपको पता है कि शुगर के मरीज़ों को चावल सख्ती से मना कर दिए जाते हैं, मगर रेजिस्टेंट स्टार्चेस कुकिंग कूलिंग टेक्निक से आप इस चावल को भी खा सकते हैं। अब ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप बराबर पानी डालेंगे जितने चावल हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप पानी आप ज़्यादा डाल देंगे, या पहले अगर आप चावलों को बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रखेंगे, तो ये इसका नुकसान होगा। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि चावलों को बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है। उसके बाद बराबर मिकदार में, जैसे 1 किलो चावल है तो 1 किलो ही पानी या 1.25 किलो पानी में इनको पकाना है। इतना पकाना है कि चावल गल जाएँ। उसके बाद इनको आपने उतार लेना है और इनको रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखना है, ताकि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद इनको फ्रिज में रखना है 24 घंटे के लिए दरमियाने कंपार्टमेंट में, जैसे कि आपने गंदम की रोटी को रखा था 4 सेंटीग्रेड पे 24 घंटे के लिए। ये जो टेक्निक है ये बाकायदा इंडिया में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, और अमेरिका में भी इस पर स्टडीज़ हुई हैं। उसमें जो चूहों के ऊपर भी और इंसानों के ऊपर पर स्टडीज़ की गई हैं, जिसमें देखा गया है कि इस तरीके से चावल तैयार करने से शुगर का लेवल हाई नहीं होता है। बहरहाल, इनको आप फ्रिज में 24 घंटे रखने के बाद दोबारा से निकालें, और इनको आप अगर आप इन चावलों के अंदर लेमन वाटर या सिरका थोड़ा सा डाल लें और उससे तैयार करें, तो ये मज़ीद इनका जो स्टार्च है वो और ज़्यादा, जो रेजिस्टेंट स्टार्च है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैंने आपको टिप दी है। इसके अलावा अगर आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। उसके बाद इन चावलों को आप अंडे के साथ या प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन, गोश्त वगैरह के साथ इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ सलाद भी इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ये चावल जो हैं बिल्कुल फ़ाइबर की तरह काम करते हैं, और ये जिस तरह फ़ाइबर के सारे मैंने फ़ायदे बताए हैं, वो सारे फ़ायदे चावलों से हासिल होते हैं। शुगर न सिर्फ बढ़ती नहीं है बल्कि बाज़ सूरतों में कम हो जाती है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ वो हार्मोन जो कि आपकी भूख को ख़त्म कर देते हैं, उनमें इजाफ़ा हो जाता है। तो ये है चावलों की टेक्निक, इसके लिए भी स्टडीज़ हाजिर हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको पढ़ सकते हैं। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, वो इस मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें भूख तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। अब आ जाते हैं उस बहुत मकबूल ग़िज़ा की तरफ, जिसको हम आलू कहते हैं। वो पोटैटोज़ जो कि हम मैश करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मेथड में जिसमें रेजिस्टेंट स्टार्चेस, उसमें हम मैश नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा गर्म भी नहीं कर सकते। तो मैं इसका आपको तरीक़ार बताता हूँ। इसमें ये होता है कि आलू ले लें, वो आलू जो सुर्ख कलर के होते हैं वो ज़्यादा मौसर होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा इसका जो छिलका है अगर वो साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप इनको दरमियाने टुकड़ों में इनको काटेंगे। इससे पहले आलूओं को आप धो लें, साफ़ कर लें, और दरमियाने टुकड़ों में काटने के बाद इनको आप उबाल लें। उबालने के लिए आप इसके अंदर लेमन वाटर भी डाल सकते हैं, सिरका भी उस पानी में डाल सकते हैं। उबालने तकरीबन 20 से 30 मिनट उबालने के बाद जब आलू थोड़े से टेंडर हो जाए, नरम हो जाए, तो उनके बाद उनको उतार लें। उतारने के बाद उनको आप 30 से 40 मिनट, बल्कि अगर 1 घंटा अगर रूम टेम्परेचर पर रखें तो ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद उनको फ्रिज में तकरीबन 24 घंटे के लिए दरमियाने कंपार्टमेंट में रख लें, 20 से 24 घंटे के लिए। उसके बाद आप इनको दोबारा निकाल के पैन पे इसको गर्म करें, या इस माइक्रोवेव ओवन में भी इसको गर्म कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड के लिए। गर्म करने के बाद आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप नमक, मिर्च, सारा कुछ लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इनको आप मैश नहीं कर सकते और आप इनको ओवर हीट भी नहीं कर सकते, वरना इनमें जो रेजिस्टेंट स्टार्च होगा वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह के जो आलू होते हैं आप बड़ी मिकदार में तैयार करके इनको आप वैक्यूम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या आप इनको प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं उनके अंदर भी रख के आप फ्रिज में दरमियाने कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। इनको अगर आप फ्रीज़ भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि दरमियाने कंपार्टमेंट में रखें। इस तरह आप 3-4 दिन तक इन आलू को इस्तेमाल कर सकते हैं।
पास्ता का भी तकरीबन यही मेथड है जो कि मैंने आलूओं का आपको बताया है। इसमें सिर्फ ये है कि उनको काटना नहीं पड़ता, गर्म करके बाकी उसको उबाला करने का तरीका और उसके बाद ठंडा करने का तरीका वही है जो कि मैश वाले आलूओं का होता है। अब आखिर में मैं आपको फ्राई चिप्स जो हैं, जो फ्राइड चिप्स होते हैं, उनका मेथड बताऊंगा। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है चूँकि बच्चों को फ्राइड चिप्स चाहिए होते हैं, उनका वज़न भी एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है, जो इसके अंदर कार्ब्स होते हैं उनकी वजह से। बड़े जो लोग होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ये पॉपुलर है। तो इसमें होता ये है कि आप सबसे पहले जो आलू हैं उनको बहुत छोटे उनके कतले जो हैं काट लें, 3 से 4 mm से ज़्यादा इनको के नहीं होने चाहिए। उन छोटे छोटे कतलों में काटने के बाद इनको आपने 5 से 6 मिनट के लिए उबालना है। उबालने के बाद आप इनका सारा पानी निकाल दें। इस पानी में आप लेमन वाटर और सिरका भी डाल सकते हैं या इसमें ऑलिव ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे इनका जो एक्शन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और रेजिस्टेंट स्टार्च और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बॉन्ड्स उनके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद इनका सारा पानी निकाल दें और उनके बाद इनको 30 से 40 मिनट तक ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें दरमियाने पोर्शन में 4 सेंटीग्रेड पे फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप इनको निकालें और निकालने के बाद इनको आप एयर फ्राई करेंगे। इसमें आप इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, या इनको बेक कर लेंगे तकरीबन 150 या 120 सेंटीग्रेड तक इनको आप बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद आप इनको ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे नमक है वो भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे तकरीबन 50 से 60% जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है जिस्म के अंदर, वो उतना हाई नहीं होता और ये भी एक फाइबर की तरह काम करते हैं। तो ये एक मेथड है जो मैंने आपको बताया है। इन आलूओं को आप उबालने के बाद इस तरीके से इनको भी सेव कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं और आप जब चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने आज आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं, आलू कैसे बनाने हैं, चावल कैसे बनाने हैं, गंदम की रोटी कैसे बनानी है। हर तरह के सवाल जो हैं आप अगर आपके दिमाग में पैदा होते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में भेज दीजिएगा, मैं तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ सवाल रह जाते हैं। इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि रिसर्च बेस्ड वीडियोस बना सकूँ। आपको पता है कि मेरी वीडियोस रिसर्च बेस्ड होती हैं, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये रिसर्च बेस्ड हैं। और पूरी दुनिया में जो बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हुई है मेटा एनालिसिस वो रिसर्च होती है जिसमें 1000-1200 जो मुख्तलिफ रिसर्चेस होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, तो तब ये उस एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल मुस्तनद चीज़ें हैं। इसके अलावा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचे।